हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4.11 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी एक सर्कल में मूव करती है विथ कांस्टेंट स्पीड, तब हम उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें आगे जो डिस्कशन करना है, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो ये सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ constant speed, the motion of the object is said to be uniform circular motion. ओके, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके, द वर्ड यूनिफॉर्म रेफर टू द स्पीड विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कहा गया है क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में Suppose an object is moving with uniform speed v in a circle of radius r as shown in figure. ठीक है, तो एक सर्कल है, जैसे आप डायग्राम में भी आप देखोगे r रेडियस का एक सर्कल है, उसमें v वेलोसिटी से एक बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, v वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। v वेलोसिटी से मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो, और आर उसका सर्कल है, जो आप डायग्राम में अभी देखा आपने। ओके, स्पीड भी है ना वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, अगर ये देखो बॉडी मूव कर रही है तो वेलोसिटी क्या होगी? हर एक पॉइंट पे क्या होगी? डायरेक्शन। इस पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये होगी टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे कहाँ होगी? ये होगी। इस पॉइंट पे कहाँ होगी? टेंजेंशियल होगी, डायरेक्शन ये होगी। स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, ओके। सो नाउ since the velocity of the object is changing continuously in direction, the object undergoes acceleration. Okay, मैंने आपको बताया अभी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि, और अब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस इट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट आर एंड आर डैश बी द पोजिशन वेक्टर एंड वी डैश द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ एट पॉइंट पी एंड पी डैश एज शोन इन फिगर। ओके, तो देखो हमने क्या माना, तो एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। ओके, और ओके, सो इस पी पॉइंट पे का जो वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर है, सेंटर से मैंने ये पोजीशन वेक्टर ले लिया, सेंटर पे ओरिजिन मान लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर ले लिया आर इस पी पॉइंट का। ठीक है, जब बॉडी इस पी पॉइंट पे थी, ठीक है, ये आर उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? तो वी वेलोसिटी है। ठीक है, बॉडी आगे मूव करती है टी टाइम बाद और यहाँ पर पहुँचती है पी डैश पॉइंट पे। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर डैश है। ओके, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? वी डैश है वेलोसिटी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बाय डेफिनेशन वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और वेलोसिटी कहाँ होगी? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके टेंजेंट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मोशन हो उसका टेंजेंट हो जाएगा। ओके, द वेलोसिटी वेक्टर वी एंड वी डैश आर शोन इन फिगर। वेलोसिटी वेक्टर अभी मैंने आपको शो करे, डेल्टा वी इज ऑब्टेन इन फिगर 4.19। ठीक है, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो तो वेलोसिटी ये v, तो ये वेक्टर है, इसको मैं इस तरह पैरेलल बना सकता हूँ। किसी वेक्टर को मैं उसके पैरेलल बना सकता हूँ कहीं पर भी। ओके, सो दिस आर फ्री वेक्टर्स ऑब्वियसली। ओके, एंड वी डैश वेक्टर को यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने v को यहाँ बनाया, वी डैश वेक्टर को। ये क्या दे देगा मुझे? ये वाला वेक्टर। ठीक है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो ये दे देगा। और ट्राइंगल लॉ से मैं फाइंड आउट भी कर सकता हूँ कितना होगा ये, है ना। सो कितना होगा जब देखेंगे, तो देखो ट्राइंगल लॉ आप अप्लाई करोगे। सो क्या कहता है कि ट्राइंगल लॉ, इफ़ वी कैन मेक टू वेक्टर्स एज अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल गिव अस द रिजल्टेंट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो वी डैश क्या है? रिजल्टेंट की तरह है, और डेल्टा वी और प्लस वी।
ठीक है v। तो यहाँ से डेल्टा v क्या आ जाएगा, तो डेल्टा v इज v डैश वेक्टर v डैश माइनस वेक्टर, ये आ जाएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ओके। और इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी यहाँ पर, ओके। इसके बाद सिंस द पाथ इज सर्कुलर v इज परपेंडिकुलर टू r एंड सो इज v डैश इज टू r डैश। तो आप देख सकते हो जो v डैश से सर्कुलर पाथ है तो v डैश r डैश के परपेंडिकुलर है और v r के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो देयरफॉर डेल्टा v इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा r। तो डेल्टा v जो होगा, ये डेल्टा v हमारा अभी हमने देखा था, ओके, वो r डैश के डेल्टा r डैश के परपेंडिकुलर होगा, नॉट डेल्टा r डैश, डेल्टा r के परपेंडिकुलर। डेल्टा r कहाँ होगा, देखो ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये और डेल्टा v वेक्टर, डेल्टा r वेक्टर और डेल्टा v वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सो नाउ इसके बाद therefore delta v is perpendicular to delta r since average acceleration is along delta v the average acceleration a bar is perpendicular to delta r, ठीक है। अब देखो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो डेल्टा v के अलॉन्ग होगा, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी वहीं तो होगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। और डेल्टा v डेल्टा r के परपेंडिकुलर था, तो यानी कि डेल्टा एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन भी डेल्टा r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, इफ़ वी प्लेस डेल्टा v ऑन द लाइन दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन r एंड r डैश वी सी दैट इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जैसा कि हमने इस फिगर में बनाया ही था, क्या किया था हमने, डेल्टा v को, ठीक है, दिस इज डेल्टा v वेक्टर को हमने यहाँ बनाया था, किस लाइन के लॉन्ग बनाया, देखो r और r डैश को एक का ये एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसको बाइसेक्ट करते हैं हमने एक लाइन बनाया, r और r डैश को ये एंगल बन रहा है, ओके, r और r डैश के बीच में, इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन बनाया, उसमें हमने डेल्टा v को प्लेस किया, ठीक है। सो तो ये किस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर, तो एक्सेलरेशन भी होगा किस तरफ, टूवर्ड द सेंट्रल, तब इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। सबसे पहले हमने क्या देखा, देखो ये होगा डेल्टा आर डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, v और v को यहाँ बना सकते हैं और v डैश को यहाँ बना सकते हैं, फ्री वेक्टर से कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने डेल्टा v को कहाँ बनाया, इस तरफ, किस लाइन में, लाइन ज्वाइनिंग द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन r एंड r डैश, ठीक है। तो डेल्टा v किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, आप साफ देख सकते हो डेल्टा v डेल्टा r के परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि r और v परपेंडिकुलर है और r डैश और v डैश परपेंडिकुलर है, और डेल्टा v डेल्टा r के वेक्टर के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और डेल्टा v की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी डेल्टा r के परपेंडिकुलर, इतनी बात हमने समझी। और उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं बिकॉज ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ओके, इफ़ वी, तो हमने ये किया, फिगर 4.19 शोज द सेम क्वांटिटीज़ फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल, डेल्टा वी एन हैंस इज अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो फिर इसके बाद हम दूसरी फिगर में देखेंगे, तो हमने और जो पॉइंट्स हैं उनको पास कर दिया, और ठीक है, पहले पॉइंट दूर थे, अब ये दोनों पॉइंट्स पास है, ठीक है, टाइम इंटरवल कम है अब, तो उसके केस में भी सेम ऐसे ही होगा, है ना। इसके बाद in figure 4.1c delta t tends to 0 and the average acceleration become the instantaneous acceleration it directed toward the center। और अगर आपको पता ही है, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया, तो डेल्टा टी टेंड टू 0 हो जाए, मतलब ये दोनों पॉइंट p और p डैश बहुत पास आ जाए, इनफाइनाइटसिमली से क्लोज आ जाए, ठीक है। डेल्टा टी टेंड टू 0 मतलब जो टाइम इंटरवल है इन दोनों के बीच में बहुत कम हो जाए, टेंड टू 0, ठीक है, 0 को अप्रोच करें, तो तब हमें एवरेज एक्सेलरेशन ना मिल के तब क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिकॉज टाइम इंटरवल कितना है, 0.000000 टेंड्स टू 0 है, ठीक है, इतना क्लोज है कि हम उनको क्या मान सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, इंस्टेंटेन में हमारे जो टाइम इंटरवल है इतना छोटा हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन ना बोल के अब उसको हम इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, टाइम इंटरवल छोटा कर दिया हमने बेसिकली, ठीक है। और इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सेलरेशन v के परपेंडिकुलर हो जाएगा,
जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो v के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्सेलरेशन, और ये सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मैंने अभी आपको बताया। ओके, इसके बाद Thus we find the acceleration of an object in uniform circular motion is always directed toward the center of the circle। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ होगा, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे इसे। ओके, अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय डेफिनेशन गिवन बाय, ठीक है, इसका ये क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो सिंपली हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब टाइम इंटरवल कम लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, सो नाउ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर हमें वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम एक एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो लेट द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड आर डैश बी डेल्टा थीटा। ओके, आर और आर डैश के बीच में एंगल को हमने क्या मान लिया, डेल्टा थीटा मान लिया। ओके, आर और आर डैश के बीच में, सिंस द वेलोसिटी वेक्टर वी एंड वी डैश आर ऑलवेज परपेंडिकुलर द पोजीशन वेक्टर, द एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो डेल्टा थीटा। आर और आर डैश के बीच में डेल्टा थीटा है, वी और वी डैश के बीच में कितना होगा, वो भी डेल्टा थीटा होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है ना। कौन, आर किसके परपेंडिकुलर है, वी के, और आर डैश वी डैश के, है ना। दो लाइन्स है, इनके बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है, दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, और इनके जो परपेंडिकुलर होंगे इन दोनों लाइन के, उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, सेम एंगल बनेगा, ठीक है। तो बाय ज्योमेट्री आर और आर डैश के बीच में और वी डैश के बीच में सेम एंगल होगा डेल्टा थीटा। देयरफॉर द ट्राइंगल सी पी पी डैश फॉर्म बाय द पोजीशन वेक्टर्स एंड द ट्राइंगल जी एच आई फॉर्म बाय द वेलोसिटी वेक्टर वी डैश एंड डेल्टा वी आर सिमिलर। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन से ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, देखो एक एंगल इक्वल हो गया, और देखो यहाँ पर क्या ये है ना, ये दोनों जो पोजीशन वेक्टर्स हमने सेंटर से लिए थे, बेसिकली जो रेडियस है, ठीक है, आर और आर डैश इक्वल है। ओके, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो तो ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड। ओके, सिंपली मैं बस यहाँ पर आर डैश और आर लिख रहा हूँ, ठीक है, सो इक्वल इनका मैग्नीट्यूड। ओके, और सिमिलरली वी डैश और वी भी इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं इसे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर डैश अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1, बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो 1 लिख सकता हूँ। ऐसी वी डैश अपॉन वी को मैं 1 लिख सकता हूँ, इसके मैग्नीट्यूड को भी, तो हुए ना ये दोनों बराबर। तो यानी कि आर डैश मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश अपॉन वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू वी डैश मैग्नीट्यूड ऑफ वी डैश अपॉन वी ना, ये आ गया, है ना। ये दोनों साइड भी इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल है। ओके, यानी कि यहाँ से देखो क्या हो गया, इन दोनों के साइड का रेशियो, अगर रेशियो इक्वल है आर डैश अपॉन वी डैश, ठीक है, ये वाला जो साइड है, और मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली और आर अपॉन वी, ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो दो साइड इक्वल हो गई, दो साइड का रेशियो, करेस्पेंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, और बीच वाला एंगल इक्वल हो गया। तो ऐसे सिमिलरिटी से ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए ना, तो ये दोनों हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद और अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए तो फिर अब कोई भी साइड का रेशियो इक्वल होता है ना, कोई भी दो साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो हमने क्या ले लिया, ये वाली साइड डेल्टा वी अपॉन ये, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, तो डेल्टा वी के करस्पॉन्डिंग साइड डेल्टा आर होगी। ओके, और यहाँ पर वी अपॉन आर, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ऑब्वियसली हम, यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर। ओके, ये आ जाएगा यहाँ से, आई होप ये समझ में आया होगा। डेल्टा वी इसका मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, और डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर, है ना, ये रेडियस था बेसिकली, है ना, ऑफ द सर्कल। ओके, और फिर वी को इधर भेज दिया हमने, वी को इधर भेज दिया, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, वी अप टाइम्स डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अपॉन। ओके, अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना, एक्सेलरेशन क्या होता है हमने देखा अभी, एक्सेलरेशन यहाँ पर
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे इसको, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब फिर लिमिट टेन टू डेल्टा टी टेन टू 0 लगा देंगे। ठीक है, सो नाउ जब ऐसा किया तो यहाँ पर क्या आ गया देखो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर वी अपॉन आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब देखना कुछ बात समझना, लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 से देखो क्या हुआ। ओके, अब यहाँ पर डेल्टा आर, अगर डेल्टा टी टेन टू 0 है, मतलब दोनों पॉइंट पी और पी डैश बहुत पास है, बहुत क्लोज है, इनफाइनेसिमसली स्मॉल क्लोज है, मतलब बहुत बहुत क्लोज है। ठीक है, डेल्टा टी टेन टू 0 में दोनों पॉइंट बहुत क्लोज है, यानी कि जो ये लेंथ है ना डेल्टा आर और ये जो आर्क है, अभी तो आप डिफरेंस देख रहे हो उसमें, अगर ये पॉइंट बहुत क्लोज आ जाए, ठीक है, ये पॉइंट बहुत क्लोज आ जाए, जैसे कि यहाँ पर ये क्लोज आ जाए, ठीक है, तो ये जो होगा डेल्टा आर और ये जो आर्क होगा ऑलमोस्ट सिमिलर होगा ये। ठीक है, मैं उस डेल्टा आर को फिर ये आर की लेंथ और डेल्टा आर की लेंथ इक्वल मान सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ड्रॉ भी नहीं कर पा, बहुत ज़्यादा क्लोज है, तब डेल्टा और आर की लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ की है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ की है, एट्स इफ़ डेल्टा टी स्मॉल, डेल्टा टी टेन टू 0 लिया, डेल्टा थीटा इज विल ऑल्सो बी स्मॉल, है ना, एंगल बहुत छोटा होगा, ये डेल्टा थीटा एंगल बहुत छोटा होगा। ओके, एंड ओके देन पी पी डैश कैन बी अप्रॉक्सीमेट टेकन टू बी डेल्टा आर मैग्नीट्यूड, है ना, जो आर के बेसिकली उसको हम डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल रख सकते हैं। डेल्टा आर कितना होगा, ठीक है, डेल्टा आर फिर उस केस में इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, v वेलोसिटी है इसकी, v स्पीड है, ठीक है, v इंटू टी, तो क्योंकि हम बोले ना ये जो आर्क है वो डेल्टा आर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम से क्या आ गया, ये डेल्टा आर v टाइम्स डेल्टा टी आ गया। ओके, और यहाँ से v क्या आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो v आ गया, तो बस इसको पुट कर देंगे यहाँ, ये क्या आ गया, v आ गया बेसिकली। ओके, और एक v ऑलरेडी था, तो v स्क्वायर अपॉन आर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन आर आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड v स्क्वायर अपॉन, आई होप समझ में आया होगा। ओके, AC कितना आ गया, v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, दस द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद speed v in a circle of radius r has a magnitude v square upon r and is always directed towards the center, और इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया ये। thorough analysis of the centripetal acceleration was first published in 1673 by the Dutch scientist Christian Huygens, but it was probably known to be Newton also some years earlier. ठीक है, centripetal come from Greek term which means center seeking. Since v and r are constant, the magnitude of the centimeter is also constant. ठीक है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, v और r कांस्टेंट है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें मूव कर रहा है वो तो कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जिस सर्कुलर में मूव करेगा, और वेलोसिटी भी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ओके, नाउ हाउएवर द डायरेक्शन चेंजेस पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर, और डायरेक्शन हमें सेंटर की तरफ होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में। देयरफॉर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लगातार। Okay, we have another way of describing the velocity and the acceleration of an object in uniform circular motion. As the object moves from p to p dash in time delta t, the line CP turns through an angle delta theta as shown in the figure. Okay, जैसे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट C से P जा रही है, आगे डायग्राम यही वाला दिया ना, सो P से P डैश जा रही है, तो P से B डैश जा रही है, तो एंगल में चेंज आ रहा है ना, एंगल के टर्म में भी हम बात कर सकते हैं। तो वही बोला है यहाँ पर, यस, एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू पी इन डेल्टा टाइम, द लाइन सी पी टर्न थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा, जो सी पी लाइन है वो डेल्टा थीटा एंगल टर्न कर जा रही है। ओके, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, सी पी लाइन है वो डेल्टा थीटा एंगल टर्न कर गई, तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा थीटा। ओके,
और दिस चेंज ऑफ, देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इन लीनियर मोशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड, ओके, एंड वेलोसिटी इन लीनियर मोशन। इसमें चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ओके, सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे, कितना एंगल चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम सर्कुलर मोशन में, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, ठीक है, उसी को बताया गया है, ओके। एज द ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने अभी ये बताया, टर्न थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ओके। वी डिफाइन द एंगुलर स्पीड ओमेगा एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ओमेगा को, कितना एंगल चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है पर यूनिट टाइम उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा एस, पी डैश इज डेल्टा एस, देन वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना। अगर सपोज ये जो यहाँ पर ये कितना आर्क बन रहा था, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ, डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितनी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और आगे बट डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, है ना। आर्क ये पढ़ा होगा आपने, आर्क क्या होता है, रेडियस टाइम एंगल होता है, ओके। आर जो होता है रेडियस टाइम डेल्टा एस क्या हो जाएगा, यानी कि रेडियस टाइम डेल्टा थीटा एंगल, ओके। सो इस रिलेशन से देखो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ओके। सो नाउ देयरफॉर वी क्या आ जाएगा, वी में हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस की जगह आर डेल्टा थीटा पुट कर सकते हैं, आर डेल्टा टी ऊपर पुट कर देंगे अपॉन डेल्टा टी, ओके। और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा होता है, तो एक रिलेशन मिला, इंपॉर्टेंट रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। लीनियर वेलोसिटी बस मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो रेडियस टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी रेडियस टाइम्स द रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। वी कैन एक्सप्रेस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन AC इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, और हम क्या कर सकते हैं इसको फिर एंगुलर स्पीड के टर्म में भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को वी स्क्वायर अपॉन आर आया था, हमने देखा था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। वी क्या है, ओमेगा टाइम्स आर, ओके, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एंगुलर स्पीड के टर्म में भी रिलेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ये इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना रिलेशन, ओके। सो नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं इसमें, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन वन रिवॉल्यूशन नोन एज टाइम पीरियड, ओके। एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगे उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, है ना, एक सेकंड में कितने राउंड हो रहे हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आपको पता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी 1/t, ठीक है, ये आपने छोटी क्लास से पढ़ा है। हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इज 2πr। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कमफ्रेंस क्या हो रहा है 2πr, ठीक है, 2πr मूव करेगा, ओके। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल बी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं है ये स्पीड है, सॉरी, है ना, स्पीड है, म्यू नहीं है, ये वी है, ओके, म्यू ये है ना। सो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 2π डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक सर्कल में एक रिवॉल्यूशन में 2πr, टाइम कितना, टाइम एक सर्कल में मूव करने में कितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। वी क्या आ गया 2πr अपॉन टी, और इसके बाद मैंने बताया ना टी को 1/μ लिख सकते हैं, तो वी क्या आ गया जो स्पीड है, ओके, दिस इज लीनियर स्पीड है जो 2πr टाइम्स म्यू, एक रिलेशन ये भी आया, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये लास्ट वाला देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी के टर्म में वी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अब देखो वी क्या आ गया, हमारे पास वी आ गया, ये हमने देखा अभी 2πr म्यू आ गया। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 2π टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, है ना, ये भी तो होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली, ठीक है। मतलब देखो
एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोल रहे हैं। ओमेगा क्या आ गया 2 पाई म्यू, और देखो वी आ गया 2 पाई आर वी, और एक और रिलेशन है सेंटीमीटर एक्सटेंशन। हमने क्या देखा था, म्यू स्क्वायर टाइम्स आर, म्यू स्क्वायर को म्यू क्या बोले 2 पाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा, ए सी ओमेगा क्या है, ए सी 2 पाई म्यू का स्क्वायर आर, तो दिस इज़ 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर। तो एक रिलेशन है एंगुलर एक्सटेंशन के आ जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये रिलेशन है ये वाला, ओके ये वाला ऑब्वियसली ये वाला तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और दोनों रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो आई होप कि मैं आपको एनसीईआरटी समझा पाया हूँ कि किस तरह से ये डेरिवेशन हुई है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के रिमेनिंग वीडियोज़ में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।